जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा आप बहुत अच्छे नंबर के साथ साथियों क्रैक करें, फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो, तो आप सभी के लिए एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट साथियों तैयार किया गया है जो बिल्कुल हूबहू आपके रियल पेपर के जैसा होगा। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, 4 विषय आते हैं आपके एग्जाम में और चारों विषयों को पूरा समेटा गया है साथियों इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग के सामने साथियों हिंदी के प्रश्न होंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, फिर रीजनिंग के और फिर मैथ के। यानी कि जैसा साथियों एग्जाम में, एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, वैसे ही इस पूरे पेपर को मैंने बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। और जिनकी भी मैथ रीजनिंग साथियों कमजोर है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पूरी मैथ और पूरी रीजनिंग आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। क्या यहां पर साथियों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो यहां पर देखिए, अगर लिखा होता 10 दर्शकगण या 20 दर्शक लिखा होता तो कह सकते थे निश्चित संख्या यहां पर बताई यहां, लेकिन यहां पर कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें है तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि दर्शक की संख्या एक तरीके से है, लेकिन वो हमें पता नहीं है कितनी है, तो इसलिए यहां पर लिखा है कई दर्शक गण। तो यहां पर अगर बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें है कई दर्शक गण में। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाववाचक छांटना है आपको। इसमें कौन से वाक्य में साथियों आपको भाव लग रहा है? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, या चोर पकड़ा गया। तो इसमें साथियों कहां पर आपको भाव नजर आ रहा है? तोते से उड़ा नहीं गया, यहां पर भाव नजर आ रहा है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो अगर बात करें साथियों जो समुच्चयों को जोड़ते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों आप सभी के एग्जाम के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले लड़के हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पुल्लिंग वाचक यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है? देखिए, तलवार कैसी है, ये स्त्रीलिंग है। प्लेट कैसी है, स्त्रीलिंग है। पायल कैसी है, ये आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन कैमरा के साथ साथियों पुल्लिंग का इस्तेमाल होगा, यानी कि कैमरा कैसा है। तो पुल्लिंग इसमें से कौन सा है? आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में साथियों कौन सा काल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, शाम तक वापस आ जाए इतना तो मालूम पड़ रहा है कि ये भविष्य काल है, तो या तो उत्तर ये होगा या उत्तर साथियों ये होगा। अगर बात करें इसमें सामान्य वाक्य तो है नहीं, इसमें साथियों संभावना जताई जा रही है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो यहां पर ये कौन सा वाक्य होगा साथियों? एक संभाव्य भविष्य काल होगा, क्योंकि संभावना यहां पर लग रही है। उसके बाद देखिए नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का आपको चयन करना है। तो गलत लोकोक्ति वाली कौन सी है जिसका अर्थ गलत है? आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब होता है बंधहीन, बिल्कुल सही है। 3-13 होना का मतलब होता है सब कुछ तितर बितर हो जाना, यानी कि असंगठित होना, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है साथियों संगठित होना। तो पूछा गया था कौन सी लोकोक्ति का अर्थ गलत है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में लोकोक्ति लिखी है उसका अर्थ लिखा है, वो अर्थ साथियों गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों एक टाल के ढले हैं, इसका मतलब क्या होता है? सब एक जैसे हैं। और आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब होता है साथियों मूर्ख लेकिन धनवान। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पसीने से युक्त इस वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है? तो जो पसीने से युक्त होता है उसको क्या कहा जा सकता है? स्वेदित उसको कहा जाता है। राघव राजा राम, क्या लिखा हुआ है साथियों? रघुपति राघव राजा राम होना चाहिए था। इसमें कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको साथियों कई बार बता चुका हूं, जब वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि रा है, उसके बाद रा आ गया, उसके बाद रा आ गया, ये क्या है? ये वर्णों की तो आवृत्ति है, यानी कि वर्ण बार बार आ रहे हैं। और कभी किसी भी पंक्ति में साथियों एक वर्ण साथियों बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर साथियों अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। याचना शब्द का अगर बहुवचन आपसे बनाने को कहा जाए तो आप साथियों उसको कैसे बनाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। चलिए,
तो याचना का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? याचनाएं हो जाएगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक हैं? तो भाववाचक संज्ञा के बारे में साथियों मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि जवानी है, बुढ़ापा है, मित्रता है या दुश्मनी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कैसी संज्ञाएं होती हैं साथियों? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कड़वाहट है, मिठास है, इसमें सब में साथियों भाव आ रहा है। क्या अमीर गरीब में साथियों भाव आ रहा है? नहीं, गरीबी में भाव आ रहा है, अमीरी में भाव आ रहा है। ठीक है, मिठास में भाव है लेकिन इसमें तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जवानी, खटास, गंगा, यहां पर गंगा पुस्तक में साथियों भाववाचक संज्ञा ही नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इन सब में साथियों जो है ना भाववाचक संज्ञा है ये सारे शब्द। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों सूर्य एक भाववाचक संज्ञा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों जो पावक शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि है? तो अयादी संधि है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अपने को संकट में डालना, इसका इस मुहावरे का अर्थ आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना या मक्खियां मारना या भीगी बिल्ली बनना। तो कहा जा सकता है साथियों अपने को संकट में डालना, बिल्ली के गले में जब घंटी बांधोगे तो वो कभी अपना सर इधर करेगी, कभी उधर करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि खुद को ही साथियों आप संकट में डाल लोगे जब बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे। तो आंसर कुल मिला के आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि उत से निर्मित शब्द कौन सा है। अगर उत की अगर बात करें, इसको उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल हमें करना हो तो क्या इसमें करेंगे? नहीं, इसमें भी नहीं करेंगे और इसमें भी नहीं करेंगे साथियों, उच्चारण में करेंगे। कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें स्थूल का साथियों विलोम क्या हो सकता है? सूक्ष्म होगा, तन्वी होगा, दुर्बल होगा या शाश्वत होगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे अगर सूक्ष्म का आपसे विलोम पूछा जाए तो स्थूल होता है और स्थूल का आपसे विलोम पूछा जाए तो सूक्ष्म होता है। उसके बाद देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में साथियों प्रश्न आ जाए कि चौपाई के छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 4 से बनता है साथियों चौपाई और 4 से ही बनता है साथियों कितना? 4 चौक 16। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे चौपाई की अगर बात करते हैं तो 16-16 प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जो अगर बात करें यथाशक्ति में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है, बताइए। देखिए अगर बात करें किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा लग जाए, क्या यथा लग जाए, या किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर अनु लग जाए, या किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर प्रति लग जाए, तो अगर साथियों ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा समास होगा? उन सभी शब्दों में अव्यय भाव समास होगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें शुरू में अनु होता है, जिसके अनुकार है, उसके अलावा प्रतिकार है, ठीक है ना। तो आंसर आपका कुल मिला के जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है और जिनका आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और उसके अलावा साथियों वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर देंगे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। जो अपने सहारे पर रहता हो उसको आत्मविश्वासी कहेंगे, बलिष्ठ कहेंगे, आत्मनिर्भरी कहेंगे, उसको साथियों क्या कहेंगे? स्वावलंबी कहेंगे, जो अपने सहारे पर रहता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बारात का तत्सम रूप साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो बारात को अगर तत्सम में साथियों कहना हो तो क्या कहा जाता है? वर यात्रा कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करना है और आपको खाली जगह को भरना है। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते हैं। यहां पर अगर बात करें साथियों एक खाली जगह ये है और एक खाली जगह ये है। तो अब आप मुझे ये बताइए ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं या ये चारों एकत्रित आपस में वैज्ञानिक विषयों पर पढ़ाई करते हैं? तो ये तो नहीं होगा। ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता। कुल मिला के अगर बात करें तो सबसे सटीक यहाँ पर उत्तर बैठ रहा है, दो शब्द यहाँ पर जो बैठ रहे हैं, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्न में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है? यानी कि तद्भव शब्द की अगर बात करें, 4 शब्द आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें साथियों देखिए
जो हम लोग सबसे ज्यादा अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में साथियों तद्भव शब्द होते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हम लोग बोलते हैं? ऐसा शब्द साथियों कौन सा है? घर है, जो हम लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, ये आपका तद्भव हो जाएगा और बाकी सारे साथियों तत्सम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए दूध का धुला होना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। दूध का धुला होना यानी कि बिल्कुल निर्दोष होना, ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम भी है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के लेखक आपसे साथियों पूछे जा रहे, तो आपको अगर आपका आंसर यहां पर अगर बात करें कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मछली, यानी कि मछली भी कहते हैं, शफरी भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा साथियों मीन का यानी कि मछली का आपको समानार्थी शब्द दिख रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो झस शब्द होता है ना, झस, इसका मतलब मछली होता है, मीन होता है। तो आंसर आपका कुल मिला के अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने लिखे हैं, इसमें से कौन सा साथियों मिश्र वाक्य है? आपसे बताना, आपको बताना है क्या होगा। एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, यह मिश्र वाक्य होगा तो नहीं। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, ये है, या साथियों मुझे वहां जाना था, या वह पुस्तक मोहन की थी। तो अगर बात करें अगर किसी भी वाक्य में साथियों आप ऐसा शब्द देख लीजिए का, के शब्द है ना, मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा है, तो कहीं पर भी अगर के शब्द आए तो वो साथियों कैसा वाक्य होगा? वो एक मिश्र वाक्य होगा। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को साथियों आपको पहचानना है। देखिए अगर बात करें यहां पर किरण लिखा हुआ है, किरण का पर्यायवाची होता है साथियों रश्मि। यहां पर अभिलाषा लिखा हुआ है, अभिलाषा को इच्छा भी कहा जा सकता है। और यहां पर रात्रि लिखा हुआ है, रात्रि का मतलब साथियों निशा होता है। यानी कि ये तीनों लिखे हैं साथियों, ये तो श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द नहीं है। लेकिन अगर साथियों इस कुल की अगर बात करते हैं तो इस कुल का मतलब होता है वंश, और इस कुल की बात करते हैं इस कुल का मतलब होता है साथियों किनारा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है कौन सा शब्द है, बताइए। क्या अधिकार ऐसा लिखा जाता है? तो नहीं। अनुसरण होता है, अनुसरण होता है साथियों। अगर बात करें आगामी, ये भी गलत लिखा हुआ है, आगामी होता है। यहां पर अगर बात करें जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी वाला लिखा हुआ है, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। वीर रस का साथियों स्थायी भाव क्या होता है? देखिए वीर जब होगा, वीर रस की अगर बात करें तो वहां पर क्या क्रोध होगा, निर्वेद होगा, या रति होगी? नहीं होगा साथियों, वहां पर उत्साह 100% होगा, जहां पर वीरों की बात चल रही होगी। तो आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन क्या होगा? देव की अगर बात करें तो ये एक वचन में लिखा हुआ है, इसका आपसे बहुवचन साथियों पूछा जा रहा है। तो देवगढ़ होगा, देवजन होगा, देवलोक हो, या देववृंद होगा। तो क्या होगा साथियों? देवगढ़ आपको ध्यान रखना है, यह देव का बहुवचन होगा। अगर इस प्रकार से ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देव शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो देवगढ़ होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो मैंने उससे बात की थी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बिल्कुल सही लग रहा है। सूर्य पूर्व में उगता है, बिल्कुल यह बात हर कोई जानता है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। देखिए जिस किसी भी वाक्य में तुम्हारे से ऐसे करके लिखा हो, मेरे से लिखा हो, तो वो वाक्य साथियों गलत कहलाता है, यानी कि अशुद्ध वाक्य वो कहलाता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो अगर बाढ़ पीड़ितों की सहायता आपको करना हो तो आप किसको पत्र लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी को, कुलपति महोदय को, या आचार्य महोदय को? तो किसको साथियों पत्र लिखेंगे? जिला अधिकारी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न बताइए। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? यानी कि ऑर्डर इंग्लिश का शब्द है, अगर इसका हिंदी में अगर बात करें तो ऑर्डर को साथियों आदेश कहा जा सकता है। आंसर आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य आपको बताना है कौन सा है, बताइए। चलिए,
देखिए इंग्लिश की अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस एक तरीके से वाच्य होता है। हिंदी की अगर बात करें तो तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, एक तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना? अगर बात करें पुस्तक पढ़ी जाती है साथियों, तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? अगर कृत्रिम का विलोम आपसे साथियों पूछा जाए, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव उसको तैयार कर दे, और जो मानव उसको तैयार ना करे, यानी कि जो कुदरती हो, जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? प्राकृतिक कहा जाएगा। तो प्राकृतिक का विलोम पूछे कृत्रिम बताना, और कृत्रिम का विलोम अगर पूछा जाए तो प्राकृतिक बताना। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनिल और अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? यानी कि अनिल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है? तो इतना पता है साथियों, अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है। और अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? आग होता है। तो यहां पर अगर बात करें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों? अनिल मतलब होता है वायु और अनिल मतलब होता है अग्नि। तो आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दृश्य बहुत ही मनोरम था, इस वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद आपसे पूछा जा रहा है। क्या मनोरम की अगर बात करें तो संख्यावाचक विशेषण है? नहीं। क्या परिमाणवाचक विशेषण है? नहीं। तो बचा क्या साथियों? गुणवाचक विशेषण बचा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। तो अब साथियों यहां तक आपने देखे हिंदी के प्रश्न, अब आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की जब हम बात करते हैं तो बृहदरथ, आपको ध्यान रखना है कि अंतिम शासक साथियों कौन था? मौर्य वंश का बृहदरथ था। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 21 में साथियों किस बात का जिक्र है? जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे ज्यादा साथियों पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो केरल था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की अगर बात करें साथियों, धीवर है, न चरकुला भी है और नटकरी भी, लेकिन कर्मा ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसमें से कौन सी है? तो चार झीलों के नाम साथियों आपके सामने हैं। इसमें से कौन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाई जाती है? तो चिल्का झील आप लोग ध्यान रखेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद देखिए डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो क्या नाम है साथियों उसका? मादा एडिस की अगर बात करें, एडिस इजिप्टी की अगर बात करें तो डेंगू बुखार साथियों इस मच्छर के काटने से फैलता है। कि भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो ये प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी साथियों किसने बनाया था? बताइए। तो दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? यानी कि गुलाम वंश की राजधानी इल्तुतमिश ने किसे बनाया था साथियों? दिल्ली को बनाया था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा साथियों महादेश है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अफ्रीका महादेश की अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा भी होकर गुजरती है और मकर रेखा भी होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना साथियों किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है अब। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो पंचायती राज को साथियों संवैधानिक दर्जा जो मिला था वो 73 में संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
उष्ण कटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो अगर आपसे ये साथियों प्रश्न पूछ लिया जाए तो पश्चिमी घाट आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका होगा। ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें तो ये साथियों किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ से या नदियों के संरक्षण से? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो पहले साथियों वोट कौन लोग दे सकते थे? जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों कि कौन से संविधान संशोधन के तहत साथियों ऐसा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है साथियों आंसर की अगर बात करते हैं तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कालिदास निम्न में से किसके समकालीन थे बताइए? तो कालिदास की अगर बात करें कालिदास किसके समकालीन थे, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कौन? कालिदास। और कालिदास को क्या कहा जाता है साथियों? भारत पर का शेक्सपियर अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो कालिदास को साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नाहवा शेवा बंदरगाह साथियों ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? तो नाहवा शेवा नाम का बंदरगाह महाराष्ट्र में है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये साथियों कहां पर स्थित है बताइए? केरल में, असम में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो आप लोग की अगर बात करें आंसर की अगर बात करें तो केरल आपको ध्यान रखना है। यानी कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथियों कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। और आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि पेरियार नदी कहां पर स्थित है? तो पेरियार नदी भी साथियों केरल में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? उससे महत्वपूर्ण बात साथियों यह है कि कार्बन का अपरूप इनमें से क्या है? देखिए ग्रेफाइट आप सभी जानते हैं कि कार्बन का एक अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है और फ्लोरीन भी कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन खड़िया की अगर बात करें यह कार्बन का अपरूप नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यह मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो इसमें साथियों क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता है या वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है? तो यहां पर अगर बात करें मुद्रास्फीति साथियों जब भी होगी मुद्रा का मूल्य गिरेगा और वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ए और बी दोनों के साथ जाएगा। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये एक पुस्तक है साथियों और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक को साथियों महात्मा गांधी जी ने लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागरिक अधिकार दिवस, संविधान दिवस, मतदाता दिवस या जागरूकता दिवस? तो कौन सा दिवस साथियों मनाया जाता है? मतदाता दिवस की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है बताइए? तो कौन साथियों अगर बात करते हैं यहां पर 14 वर्ष की आयु में ये पाकिस्तान की हैं तो मलाला यूसुफजई इनका नाम है और सबसे कम उम्र में साथियों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अदृश्य बेरोजगारी ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या विपणन के क्षेत्र में? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों WILL की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? वायरलेस इन लॉग लाइन या विदाउट लीचर लाइन या वायरलेस इन लोकल लूप या साथियों विद इन लोकल लाइन? तो कहा जा सकता है आप लोग ध्यान रखेंगे वायरलेस इन लोकल लूप की अगर बात करें तो ये आपकी विल की फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिए कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में साथियों एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इटली की राजधानी की अगर बात करें तो इटली की राजधानी साथियों इसमें से क्या है? क्या आपका राइट आंसर होगा? रोम की अगर बात करें तो ये किस देश की राजधानी है साथियों? ये इटली की राजधानी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र या मैग्ना
कार्टा कहा जाता है। तो ये साथियों एक ट्रिपल स्टार वाला साथियों ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, भाग 3 आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि कौन से भागों को कहा जाता है ये, तो भाग 3 को कहा जाता है साथियों अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है, तो कितनी भाषाओं को जगह दी है साथियों, 22 भाषाओं को। संविधान की अगर बात करें, संविधान के द्वारा भाषाओं को 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, भारतीय रुपए में कितनी भाषा का उपयोग किया जाता है, बताइए। चलिए, तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है। तो कितनी भाषाएं होती हैं साथियों, 17 भाषाओं में लिखा होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार इसमें से कौन सा है, बताइए। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की जब हम बात करते हैं तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लखनऊ योजना की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कई सारे एग्जाम्स में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ योजना के तहत साथियों सड़कों का विकास किया गया था, सड़कों का विकास किया गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अभी हम लोग 76वें प्रश्न से रीजनिंग के और मैथ के प्रश्न देखेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके के प्रश्न यहां पर आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आप देखेंगे जो डायरेक्ट आपसे साथियों एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। देखिए अगर बात करें ना साथियों, अगर कोयला होगा तब भी प्रदूषण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, पेट्रोल होगा तब भी होगा, परमाणु होगा तब भी होगा, लेकिन अगर बात करते हैं साथियों सौर की, तो सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो प्रदूषण की समस्या इससे नहीं होगी। अब नहीं होगी तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना साथियों कब लागू की गई, बताइए। चलिए, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बही योजना कब शुरू की गई, क्या बही योजना अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू की गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1992 में। बा से बही और बा से 92, यानी कि बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में शुरू की गई। आपसे पूछा जाए चकबंदी योजना कब शुरू की गई, तो चा से चकबंदी और चा से चौवन, यानी कि 1954 में साथियों चकबंदी योजना शुरू की गई, और बही योजना 1992 में शुरू की गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है साथियों जिसको फायदा मिल रहा है अर्जुन बांध नहर का, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि हमीरपुर के साथ। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहां पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी की जब हम बात करते हैं तो बेतवा नदी पर ही साथियों रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन साथियों कब किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए साथियों, तो अब आपको यहाँ पर रीजनिंग के साथियों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसी क्रम में साथियों पहला रीजनिंग का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग यानी कि पति, उसके अलावा साथियों पति हो गया और पत्नी हो गई और परिवार के बीच सही संबंध निरूपित करता है। तो देखिए अगर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिवार हो जाएगा और ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगा। तो इस प्रकार का साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है, तो ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 526 बराबर 9 है, 834 बराबर 9 है, तो 716 बराबर साथियों क्या होगा, ये आपको बताने कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। क्या इनको हम जोड़ दें अगर आपस में साथियों, तो 5 2 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पर बनाना है। 8 3 आपका 11 हो जाएगा, 11 और 4 आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर साथियों गुणा करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें साथियों 5 और 6 आपका कितना होता है, 11 होता है, और 11 में से 2 माइनस कर दें तो 9 बचेगा। 8 और 4 आपका कितना होता है, 12 होता है, 12 में से 3 अगर माइनस कर दे तो 9 बचेगा। 7 और 6 आपका कितना होता है, 13 होता है, 13 में से अगर 1 माइनस कर दे तो कितना बचेगा साथियों, 12 बचेगा। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 12 के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 3 गुणा 9 गुणा 7 बराबर कितना बनता है साथियों, 379 बनता है, ठीक है। चलिए
5 गुणा 4 गुणा 8 कितना बनता है? 584 बनता है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना बनेगा? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से देंगे, जो यहाँ पर नंबर है वही यहाँ पर नंबर है, जो यहाँ पर नंबर है वही यहाँ पर नंबर है, यानी कि नंबर का साथियों पूरा खेल है। 3 पहले है तो 3 पहले ही लिखा जाएगा, 5 पहले है तो 5 पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ साथियों 9 दूसरे नंबर पर है तो 9 अंत नंबर पर हो जाएगा, और 7 आखिर नंबर पर है तो ये बीच में हो जाएगा, यानी कि ये नंबर इस जगह पे और ये नंबर इस जगह पे। और वही चीज यहां पर है, 4 बीच में तो 4 को अंत में कर दिया, 8 सबसे अंत में है तो 8 को दूसरे नंबर पर कर दिया। तो 1 यहां पर लिखा है, 1 यहां पर भी लिख दिया जाएगा, 3 अंत में है, 3 पहले आ जाएगा, 2 उसके बाद आ जाएगा, यानी कि 132 साथियों आपका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। यानी कि ये जितने आपको लेटर्स दिख रहे हैं इसमें से मुझे ये बताइए कि आप ऑप्शन नंबर ए वाला बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो NUT का यहाँ पर है साथियों, N भी है, उसके अलावा U भी है और T भी है। उसके अलावा RI यहाँ पर है साथियों, I हमें मिल चुका है, R कहाँ पर है देख लेते हैं, R यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये वाला साथियों नहीं बनाया जा सकता है, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। उसके अलावा ये भी बनाया जा सकता है, ये भी आप चेक कर लेना, ये भी, क्योंकि जो हमें मालूम करना था, जो हमें ढूंढना था, वो हमें मिल चुका है साथियों। तो आंसर आपका कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, MIGHT को KGEFR लिखा जाता है, तो उस कोड में DIARY को कैसे लिखा जाएगा साथियों, ये आपसे यहां पर अब पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कोई दिक्कत नहीं है कि M आपका कितने पर आता है, M आपका साथियों 13 पर आता है, लेटर पोजीशन कर लेते, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है, T आपका 20 पर आता है। इसकी अगर लेटर पोजीशन करें तो K आपका 11 पर आता है, ठीक है, G 7 पर आता है, उसके अलावा E 5 पर आता है, और आपका F 6 पर आता है, R 18 पर आता है। तो साथियों इससे 13 से ये 11 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 9 से साथियों 7 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 7 से 5 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 8 से 6 हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 20 से 8 18 हुआ है, 2 माइनस हुआ है। तो इसमें भी साथियों सब में से 2 माइनस होगा, डी से 2 अगर माइनस करोगे तो बी आएगा, बी एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में, तो ये या ये आंसर होगा। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए अब अंत वाला एकदम से देख लो, y आता है आपका 25 पर, तो 23 पर क्या आता है साथियों, 23 पर आपका W आता है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये समय की बचत साथियों कहलाई जाती है, और आपको यही चीज अपनाना है, आपको सब नहीं करना है। आप देख लो कि अंत वाला देख लो, अंत वाला अगर सेम होता तो वो देख लेते जो अलग अलग होता, ठीक है ना। तो ऐसे आप साथियों करोगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा, 8 से, 6 से, 2 से, या साथियों 16 से। ये आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा है साथियों, लेकिन आप इसका उत्तर सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। देखिए 6 की अगर बात करें, इसकी 3 से अगर गुणा करा दो तो ये 18 आ जाएगा। क्या 4 की अगर 3 से गुणा करें, 4 3 12, क्या 12 ऑप्शन में है साथियों, 12 ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका तो यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, 6 की गुणा 6 से करा दी जाए, यानी कि 6 चंग 36 हो जाए, और 36 के आधे कितने होते हैं, 18 होते हैं। 4 की गुणा 4 से करा दी जाए, 4 चौक 16, यानी कि, और 16 के आधे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कि 8 ऑप्शन में साथियों है, तो बिल्कुल है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध रक्त अणु से है, किससे है, रक्त के अणु से है। तो उसी प्रकार आपको ये पूछा जा रहा है कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा, बिंबाणु से, एक केंद्र अणु से, या लसिका अणु से, या श्वेत अणु से। तो अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लाल रुधिर, क्या साथियों, लाल रुधिर कोशिकाओं का अगर संबंध रक्ताणु से होता है तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा, लसिकाणु से होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और बहुत चांस है साथियों डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए, नीचे कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को आपको चुनना है। कथन क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर अगर कथन की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कथन की साथियों यहां पर अगर बात करें तो कथन आपका ये है, और
अनुमान साथियों ये है, कौन सा आपको बताना है, अनुमान सही होगा। विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम में लिखते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम में लिखते हैं। अब अनुमान इनसे क्या क्या निकल सकते हैं, इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं, ऐसा है तो इसलिए ही तो लिखेंगे। इस परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अतिरिक्त नहीं लिखता, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें लिखा है कि अधिकांश, ठीक है, यानी कि ज्यादातर प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश में ना लिखे, कोई बंगाली में लिखे, हो सकता हो दो चार वैसे भी हों, तो ये तो इसलिए आपका गलत लग रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस परीक्षा के कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ था अधिकांश प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, यहां पर कुछ आ गया है तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया यहां पर अनुमान साथियों जो लग रहा है मुझे, वो ऑप्शन नंबर ए वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी ही बैठते हैं, इसलिए तो अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम में लिखते हैं ना, ऊपर लिखा कथन में। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि यदि सांकेतिक भाषा में RESULT को SULTRE लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड में IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, तो ये एक शब्द लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है ना। क्या शब्द लिखा हुआ है साथियों, एक शब्द लिखा है रिजल्ट, तो रिजल्ट से ही तो बना है, जैसे कि RE आ गया और SULT आपका ये आ गया, मतलब इसी मीनिंगफुल शब्द है, ये मीनिंगफुल शब्द से ये शब्द बनाया गया है। तो ये क्या मीनिंगफुल शब्द है, ये मीनिंगफुल शब्द नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन में कोई मीनिंगफुल शब्द होगा, उसका मतलब साथियों ये होगा। देखिए IGH इसमें है क्या, I भी है, G भी है और H भी है, उसके अलावा TBR है, D भी है, B भी है, R भी है, लेकिन ये मीनिंगफुल शब्द नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी अगर बात करें साथियों कि BRIGHT या BRIGHT, ये तो ठीक, ब्राइट की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर ब्राइट ये लग रहा है, ठीक है ना, ब्राइट लग रहा है साथियों। देखिए तो ये वाला मीनिंग, देखिए मीनिंगफुल शब्द से ये बनाया गया है, और अब ये किससे बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इससे बनाया जाएगा, ब्राइट से बनाया जाएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि प्लस का मतलब है भाग, प्लस का मतलब भाग है, और भाग का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है गुणा, और गुणा का मतलब है प्लस, तो 8 + 4 भाग 3 गुणा 5 - 9 कैसे क्या होगा। ये एग्जाम में साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा ही पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो कैसे करेंगे साथियों आप लोग इसको, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं, 8 4 3, 8 हो गया, उसके अलावा साथियों 4 हो गया, फिर आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर 9 हो गया। अब प्लस का मतलब यहां पर क्या बताया गया था, मैं देख लेता हूं एक बार साथियों। प्लस का अर्थ है भाग, तो यहां पर हमने भाग लिख दिया। अब भाग का मतलब क्या, भाग का मतलब साथियों माइनस है, तो माइनस लिख दिया। उसके बाद साथियों गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है प्लस, तो प्लस हो गया। और माइनस का मतलब क्या है साथियों, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहां पर साथियों गुणा हो जाएगा। 4 की 8 से भाग करोगे साथियों 2 आ जाएगा, 2 - 3 + 5 नीम आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 45 हो जाएंगे। ये 2 में से 3 में आएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस आपका 45 हो जाएगा। 45 में से 1 जाएगा साथियों, 44 बचेगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 44 के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जैसे कि 7 का संबंध 56 से है, 7 का संबंध 56 से है, तो 9 का संबंध साथियों किससे होगा। देखिए 7 से की गुणा अगर 8 से कराते हैं तो 56 आता है, तो 7 × 8 = 56। क्या 9 की गुणा 8 से कराने पर क्या आ जाए, 9 × 8 = 72, क्या 72 यहां पर होगा, 72 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा साथियों 72 के साथ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत कोई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। 7 से 56 हुआ है ना, तो 7 × 8 आपके कितने होते हैं, 56 होते हैं, ठीक है। अब 9 की भी 8 से गुणा कराइए, 9 × 8 कितने होते हैं आपके, 9 × 9 = 81, 9 × 8 = 72 आपके हो जाएंगे, तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए तो चंद्रमा की अगर बात करते हैं, चंद्रयान, जैसे कि यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर 2 अनुपात है एक तरीके से, और यहां पर डबल अनुपात है। मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर
चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से है तो मंगल का संबंध किससे होगा? देखिए, चंद्रमा की कक्ष में गया था ये चंद्रयान, और ये चंद्रयान क्या है? ये भारत का एक कृत्रिम उपग्रह है। यानी कि जो भारत का एक कृत्रिम उपग्रह है जिसका नाम है साथियों चंद्रयान, ये चंद्रमा की कक्षा में गया था। तो मंगल की कक्षा में साथियों कौन गया था? मंगलयान गया था। ये क्या है? ये एक भारत का कृत्रिम उपग्रह था। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए कि BAT को CBU लिखा जाता है तो CAT को साथियों क्या लिखा जाएगा? बताइए। देखिए, कुछ नहीं करना साथियों, B से यहाँ पर C हो गया है, A से B हो गया है, T से यहाँ पर U हो गया है, यानी कि एक एक नंबर बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें D हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर U हो जाएगा। तो DBU साथियों कहाँ पर लिखा है? ये तो ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखलाओं को पूरा करेगा? साथियों, मैं पिछले बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट में आपको करा दूंगा चुका हूं कि जिसमें ये क्वेश्चन मैं लाता ही लाता हूं, क्योंकि मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन साथियों मैंने ज़रूर देखा है। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन साथियों बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन जब आप इसकी रोज़ाना एक प्रैक्टिस करोगे एक क्वेश्चन की, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, वो आपका चूकेगा नहीं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो पहला स्टेप आपको करना है कि इसमें लेटर गिन लो कितने हैं। एक दो, खाली जगह भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 हैं। तो अगर बात करें कितने कितने भागों में हम बांट लेते हैं, वैसे तो 18 मान ले अगर, तो अगर तीन तीन भाग में यहाँ पर बांट सकते हैं, तो एक भाग ये हो गया 3 का, 1 2 3 एक ये हो गया आपका, 1 2 3 आपका ये हो गया, 1 2 3 आपका ये हो गया, और 1 2 3 आपका ये हो गया, बाकी दो बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिए शुरू में साथियों MC लिखा हुआ है और MC यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ पर भी कुछ आएगा, ठीक है। M, अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर साथियों C आना चाहिए ना, क्योंकि CA ये भी लिखा हुआ है और ये भी CA लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? M आएगा साथियों। CA लिखा हुआ है, CA ये भी लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा? M आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? M आएगा, और C आएगा, और C तो लिखा हुआ और A आ जाएगा। यानी कि जो कहानी बन रही है साथियों वो MCA की बन रही है। तो मैंने अपने पेन से यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो लिख दीजिए। A लिखा है मैंने, A लिख दिया। उसके बाद साथियों मैंने यहाँ पर C लिखा है, उसके बाद मैंने A लिखा है, उसके बाद साथियों मैंने फिर से M लिखा है, फिर से M लिखा है, फिर A लिखा है। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में है? ACMMMA, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर D में है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, यानी कि परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा? आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं साथियों ये क्या है? ये आपका आज है, ये हम आज की बात सबसे पहले करते हैं, और आज से पहले कल होगा, और कल से पहले साथियों परसों होगा। तो यदि बीते कल से पहले, यानी कि इसकी बात चल रही है, इस कल से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार था, तो परसों क्या हो गया? बुधवार था। तो कल आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा साथियों ना, गुरुवार हो जाएगा। और आज क्या हो जाएगा साथियों? आज आपका शुक्रवार हो जाएगा, आज शुक्रवार हो जाएगा। और आपका शनिवार कब हो जाएगा? कल शनिवार हो जाएगा। और परसों साथियों क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो अगर बात करें रविवार कब होगा ये पूछा गया है इसमें, तो रविवार तो भैया परसों हो जाएगा। आने वाले कल को होगा, कल को नहीं भाई, परसों को होगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद होगा, परसों की बात चल रही है साथियों, तो परसों के बाद भी बताया जा रहा है, आज नहीं, आज तो साथियों शुक्रवार है। आने वाले कल के बाद अगले दिन कौन सा होगा? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आने वाले कल के बाद अगला दिन क्या कहलाता है? परसों कहलाता है। और परसों साथियों रविवार होगा, क्योंकि क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए कि एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति होगी साथियों, उसमें 7 सदस्य होंगे। सी बैठा है बी के बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर। देखिए जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। मान लीजिए ये साथियों क्या है? ये एक पंक्ति है, कितने लोगों की? 7 लोगों की पंक्ति है। तो हमने कुछ बना लिया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और साथियों 7 लोग हो गए, ठीक है ना। कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर कहा गया है कि सी बैठा है बी के बाईं ओर। अब बी मान लीजिए हम कहीं पर भी बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए हम यहां पर बैठा दें, यहां पर बैठा दें, यहां पर बैठा दें। सपोज दैट हमने बी को यहां पर बैठा दिया, ठीक है। बी के बाईं ओर किधर हुआ? बी का बायां साथियों इधर हुआ। तो बी के बाईं कौन बैठा है? सी बैठा है, यानी कि सी बैठा है बी के बाईं ओर।
किंतु डी के दाईं ओर, यानी कि सी जो बैठा है बी के तो बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी जो है वो डी के दाईं ओर बैठा है। डी का दायां किधर होगा साथियों? डी का दायां इधर होगा, और डी के दाएं कौन बैठा था? सी बैठा था। तो इतना समझ में आ गया, तीन लोगों को हमने बैठा दिया। उसके बाद लिखा है ए बैठा है बी के दाएं ओर, बी किधर है? बी इधर है। बी का दायां किधर हुआ? इधर हुआ, यानी कि ए जो बैठा है वो बी के दाईं ओर बैठा है, ये भी हो गया। उसके बाद लिखा है एफ बैठा है ई के दाएं ओर, ई के दाएं ओर। अब हमें नहीं पता कि साथियों कि एफ को ई किधर, ई ही नहीं सबसे पहले हमने बैठा ला है। लिखा हुआ है एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर। अच्छा, अब डी ये बैठा है, तो एफ बैठा, एफ जो बैठा है ना साथियों वो डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बायां इधर ही होगा, यानी कि इधर एफ बैठ जाएगा। और एफ बैठा है ई के दाईं ओर, और ई इधर हो जाएगा साथियों, ई के दाईं ओर एफ बैठा है। तो सब बैठा है ना, 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक बचा है अभी भी, ठीक है। उसके बाद लिखा है एच बैठा है ई के बाएं ओर, ई का बायां किधर हुआ? ई का बायां इधर हुआ साथियों, तो इधर क्या बैठ जाएगा? इधर एच बैठ जाएगा। यहां पर मैंने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको हम कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 लोग थे, सातों को हमने बैठा दिया। पूछा जा रहा है बीच में कौन बैठा है, तो 2 इधर से कट हो गए, 2 इधर से कट हो गए, एक इधर से कट, एक इधर से कट, बीच में कुल मिला के कौन बचता है? डी बचता है। तो बीच में कौन बैठा है साथियों? डी बैठा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी कि ये डिजाइन आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये वाला डिजाइन आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हम चेक करें एक बार। ठीक है, करते हैं। जैसे कि ये जो हमने यहां से ऐसे किया, ये आपका यहां भी दिख रहा है, बिल्कुल सही, इतना तो हमारी समझ में आ गया। फिर हमने साथियों इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। पूछो क्यों नहीं है साथियों? मैं आपको भी बता देता हूं ऐसा क्यों नहीं। देखिए, ये कट होना चाहिए था साथियों यहां से, ठीक है, लेकिन ये यहाँ, अब देखते हैं हम लोग इससे बेटर ऑप्शन हमें मिलेगा तो वो हम कर लेंगे, वरना मजबूरी में नहीं मिला तो इसी को ही आंसर मान लेंगे। ठीक है ना। अब साथियों हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार बी से। ठीक है, बी से चेक करते तो आपका ये ऐसे हो गया, ये यहां से आ गया, और ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। यहां पर छोटी सी लाइन है, लेकिन यहां पर बहुत लंबी सी लाइन है, और यहां पर भी छोटी सी लाइन थी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद साथियों हम लोग देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। यहां पर हम लोग देखिए, चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे आएगी। बिल्कुल यहां पर साथियों एक लंबी सी लाइन बनी है जो कि यही वाले ऑप्शन में हो, यही वाले ऑप्शन में, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, श्वेता एक लड़की है। श्वेता का परिचय कराते हुए अमित अपने मेहमानों से बोला। मान लीजिए अमित, आप किसी लड़की का परिचय कराते हो, आपका नाम अमित है, आप किसी लड़की का परिचय कराते हो। किससे कराते हो? अपने मेहमानों से कराते हो। आप कहते हो कि उसके पिता, किसके पिता? श्वेता के पिता, यानी कि जो श्वेता के पिता है वो आपके, यानी कि अमित के पिता का इकलौता पुत्र है। मुझे ये बताइए, अमित के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? यानी कि आपकी बात चल रही है, आप अमित हो, आपके पिता का इकलौता पुत्र आप ही तो होगे, और कोई कौन होगा? यानी कि आप क्या अपने पिता के इकलौते पुत्र हो? ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बताइए कि श्वेता अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो उसके पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि वो मेरी ही तो बेटी होगी, वो अमित की ही तो बेटी होगी। तो पूछा जा रहा है अमित से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी कि अमित क्या कहेगा? तो अमित तो साथियों उसको पुत्री कहेगा। अब पुत्री कहेगा, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? जहां पर पुत्री लिखा होगा। और पुत्री कौन से ऑप्शन में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हो, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए, यदि सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है उसको अगर इस टाइप से लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको किस टाइप से लिखेंगे, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे। तो NUROTIC को लिखा जाता है TICRONEO। अच्छा, यहां पर साथियों जो लिखा हुआ है ना, वही तो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, RO भी लिखा हुआ है। अच्छा, RO जैसा है वैसे ही लिख दिया, और NEU लिखा हुआ है, वो भी तो लिखा हुआ है। तो अब साथियों कहानी पूरी समझ में आ गई है। यानी कि बीच के 2 लेटर जैसे लिखे हैं उसको वैसे ही लिख देंगे, अंत, शुरू के जो 3 लेटर लिखे हैं उसको अंत में लिखेंगे, और अंत के जो लिखे हुए उसको सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि अंत के जो लेटर लिखे होंगे साथियों उसको सबसे पहले लिखेंगे। इतना हमने सीखा था, तो ये आपका आ गया। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं, उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए,
उसके बाद साथियों हम लोग बीच का लिख लेंगे ना, बीच का हम लोग लिख लेंगे, बीच के ये 3 लेटर हो जाएंगे, तो आपका CHO हो जाएगा। उसके बाद अंत में जो बचा है वो हम लोग यानी कि जो सबसे शुरू में वो सबसे अंत में लिख लेंगे, यानी कि PSY लिख लेंगे। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, यानी कि TICCHOPHOPSY, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में आपको रखना है और बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए अगर बात करें साथियों, बी ओ तो सभी में लग रहा है, बी ओ यहां भी है, बी अच्छा बी यू यहां पर है। ठीक है, आप सबसे पहला लेटर यहां पर कौन सा आता है, ओ, यू तो बाद में आता है, ओ पहले आ जाएगा। ओ यहां पर भी, बी ओ यहां पर भी, बी ओ यहां पर भी है। तो बी ओ ए यहां पर है, ए सबसे पहले आता है तो 4 सबसे पहले आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए बी ओ इसमें भी, बी ओ इसमें भी। अब यू पहले आता है या एन पहले आता है साथियों, एन पहले आता है तो 2 पहले आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं साथियों, अब आपका 1 हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका साथियों 3 हो जाएगा, यानी कि 42-13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 42-13 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, देखिए BOA है ना यहाँ पर सबसे पहले, तो BOA कौन से, चौथे वाले में बिल्कुल। अब इसमें और इसमें से देखकर बताइए कौन सबसे पहले आएगा, BOU या BON। एन पहले आता है तो आपका एन पहले आ जाएगा, यानी कि 2 हो गया। अब उसके बाद BO, ठीक है, BO पहले आता है ना BU से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब साथियों यहाँ पर मैथ के कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने साथियों हिंदी के सबसे पहले क्वेश्चन देखे, फिर सामान्य ज्ञान के, अब साथियों रीजनिंग के देख चुके हम लोग। अब यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग मैथ के देख लेते हैं। पूरे तो क्वेश्चन साथियों मैं नहीं लाया, लेकिन जितने मुझसे हो सके बढ़िया क्वेश्चन साथियों, सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आप सभी के लिए लाया था। अब मैथ के बढ़िया से क्वेश्चंस देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो कौन सी है। देखिए 4 अंकों की ये भी है, 4 अंकों की ये भी है, 4 अंकों की ये भी है, 4 अंकों की ये भी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो इसका करने का सबसे आसान तरीका साथियों क्या है, वही है, सबसे पहले एक एक को करके देख लो। सबसे पहले अंत से शुरू करते हैं। क्या 9988 ये साथियों 88 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, देख लेते हैं। 11 अट्ठे साथियों कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। 11 नीम आपके 99 हो जाएंगे, 0 लग जाएंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे। क्या अब 908 8 से विभाजित होगा, तो मेरे हिसाब से तो साथियों नहीं होगा। देख लेते हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 लग जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा 2, 28 साथियों कहाँ होता है, तो ये साथियों ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों सी वाला, एक बार देख लेते हैं। 9944, 9944 क्या 88 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 नीम 99 और 11 चौक 44। देखिए डबल संख्या एकदम कट करेंगे तो उससे पहले 0 लगता है। अब ये हो सकता है क्या, देख लेते हैं। 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा साथियों, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 8 3 आपका कितना होता है, 24 होता है। तो ये तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या इसमें से है जो आपका 88 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। बाकी ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो वो 2 है। उसके बाद साथियों क्या आ जाती है, उसके बाद 3 आ जाती है, उसके बाद 5 आ जाती है, उसके बाद 7 आ जाती है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और कहा गया है कि जो शुरू की अभाज्य संख्या है ना, वो बताइए कितनी है और 50 से कम ही होना चाहिए, और फिर उनको काउंट करके बताइएगा कि कितनी आती हैं। देखिए उसके बाद 7 से बाद मतलब 8 जो है, हमें कुल मिला के ऐसी संख्या देखना है जो सिर्फ 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। 2 की बात करें तो ये 1 से कटती है और खुद से कटती है। 3 भी 2 से 1 से कटती है और खुद से कटती है। 5 भी और 7 भी। हम 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है और 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 9 भी साथियों 3 से कटता है, नहीं ले सकते। 10 भी नहीं ले सकते, 11 ले लेंगे। उसके बाद साथियों 13 ले लेंगे। उसके बाद साथियों 17 ले लेंगे और 18, फिर 19 ले लेंगे। फिर आपका 20 नहीं ले सकते, 21 नहीं ले सकते, 22 23 ले लेंगे फिर साथियों, क्योंकि 23 भी 1 से और खुद से कटता है। 23 24 नहीं ले सकते, 25 नहीं ले सकते, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 साथियों ले लेंगे। उसके बाद 30 नहीं, 31 ले लेंगे। और उसके बाद साथियों 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 ले लेंगे। 37 के बाद साथियों 38,
नहीं। 39 भी नहीं, 40 भी नहीं। 41 ले लेंगे, 41, 42 ले लेंगे, नहीं लेंगे। 43 ले लेंगे, बिल्कुल 43 ले लेंगे। उसके बाद 44 भी नहीं, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 ले लेंगे, 48 भी नहीं, 49 भी नहीं और 50 भी नहीं। तो कुल मिला के अब पहला काम आपने कर लिया। अब देख लो ये 50 से कम अभाज्य संख्या है और इनकी संख्या कितनी है वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 साथियों, ये 50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 15 होंगी। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि अगर साथियों 12.1212 को जोड़ा जाए 17.0005 में, और जो जोड़ आए उसके बाद से उसमें से घटाना कितना है? 9.1102 को घटाना है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सबसे पहले इनको और इनको साथियों जोड़ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। 12.1212, उसके बाद साथियों देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट है तो आपका आंसर सही जाएगा। इनको सबसे पहले साथियों जोड़ लेते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा, 1 2 1 पॉइंट आपका 9 हो जाएगा, और ये मतलब इतना साथियों जोड़ने पे आ जाएगा। अब इसमें से 29.1217 में से कितना घटाना है? इतना घटाना है। तो इसको भी साथियों हम घटा के एक बार देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 1102 आ जाएगा। घटा लीजिए साथियों। अगर बात करें 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा और ये आपका 2 हो जाएगा। यानी कि 20 पॉइंट कितना आ रहा है साथियों? 20.0115 कौन से ऑप्शन में है? तो ये तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, निम्न में से कौन सी भिन्न 1/7 से कम है? ये साथियों 1/7 नहीं है, ये 7/8 है। यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों 7/8 है। कुछ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है? क्या ये 1/4 ये 7/8 से कम है, या 23/24 7/8 से कम है? क्या है? तो इसका पता कैसे लगाओगे? सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 7/8 मैंने लिख लिया। हमें देखना है कि 1/4 क्या कम है? अगर 1/4 यानी कि 7/8 से कम है ये 1/4, तो ठीक है, हमारा यही उत्तर हो जाएगा, वरना हम फिर दूसरी तरफ देखेंगे। इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी गुणा इससे कराएंगे, यानी कि 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या इस भिन्न से कम है? यानी कि 7/8 से ये छोटी है, बिल्कुल ये 28 है साथियों। ठीक है, तो ये 7/8 से तो कम है, लेकिन क्या 1/3 से अधिक है? अब ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब हम लोग साथियों ये भी देख लेते हैं, ये क्या था? ये 7/8 था। हमें देखना है क्या साथियों 1/3 से ये 1/4 अधिक है? 1/3 से क्या 1/4 अधिक है? तो 4 एकम 4, 4 आपका ये हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 आपका ये हो जाएगा। तो इससे तो ये साथियों कम है। अब कम है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन आपकी होना चाहिए। अब एक बार डी वाला देख लेते हैं साथियों, क्योंकि नीचे से चलना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे वाला आंसर होता है। तो 17/24 वाला देख लेते हैं, डी वाला 17/24। देखिए 7/8 है ये, 7/8 है ये साथियों। अब 7/8 की अगर बात करते हैं, क्या था? 17/24, 17/24 ये हमें देखना है। तो 24 की गुणा 7 से कराओ, जो है वो नंबर लिखो। तो 24 की गुणा साथियों हमने किससे करा दी? 7 से करा दी। 7 चौक आपका 28 हो जाएगा और 7 दूना 14 आपका ये हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यानी कि साथियों 24 सत्ते 168 हो गए, और 17 की 8 से कराओगे साथियों, 17 की जब 8 से कराओगे 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। ठीक, और आपका ये 13 हो जाएगा, यानी कि 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। अब मुझे बताइए साथियों क्या है? क्या 7/8 से ये संख्या कम है? तो बिल्कुल साथियों कम हो रही है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, क्या साथियों 17/24 1/3 से अधिक है? अगर अधिक है तो साथियों हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्या था साथियों? 1/3। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और 17/24 लिखते हैं। देखते हैं साथियों, 24 एकम 24 हो जाएगा साथियों, और 17×3 = 51 हो जाएगा। तो 1/3 से अधिक है, बिल्कुल साथियों ये अधिक है। अरे भाई 24 से ये अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा? अब हम इसको ये मान लेते हैं और इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, 1/3 से ये अधिक है। क्यों? क्योंकि 24 से ये अधिक है, इसलिए आंसर कुल मिला के आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि 916 की गुणा किससे कराई जाए और फिर उसकी 3 से करा दी जाए कि दो इतना आ जाए साथियों, 2,14,344 आ जाए। तो सबसे पहले तो साथियों 3 की गुणा 916 से कराओ। तो 916 की अगर बात करें 3 से गुणा करा देते हैं तो 6 3 आपका 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, 9 3 आपका 27 हो जाएगा। अब साथियों हम किससे गुणा कराए कि इतना आ जाए? तो सबसे पहले तो साथियों ऑप्शन वाइज हम चेक कर लें एक बार। ऑप्शन से देख लेते हैं, पहले हम साथियों 78 ले लेते हैं। अगर 78 से गुणा कराने पर साथियों हमारा मान इतना आ जाएगा तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा और 6 आपका कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 7 8 56 और साथियों 3 आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, और 8 दूना 16 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या साथियों इतना आ रहा है? अच्छा, ये डबल मल्टीप्लिकेशन ठीक है। 7 8 आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 7 चौक आपका 28, 28 और 5 आपका कितना? 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 33 हो जाएगा। 7 7 49 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 49 और 3 आपका 52 हो जाएगा। 7 दूना 14 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो साथियों 214 344 आ गया। यानी कि साथियों अगर इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 78 होता तो 916 की गुणा 78 से फिर उसकी गुणा 3 से कराने पर ये आता। तो आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 5:6:2 है। यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो अगर 5 हैं तो 25 पैसे के सिक्के 6 होंगे और 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 2 होंगे। ये एक तरीके से अनुपात है, ये 5 की जगह 10 भी हो सकता है। ठीक है, ये 6 की दुना 12 भी हो सकती है, 2 की दुना 4 भी हो सकता है। तो मतलब 5x 6x 2x के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का मूल कितना है? सभी सिक्कों का मूल साथियों अगर 42 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो ये सवाल साथियों जब भी आता है इसको करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं कि एक थैले में 50 पैसे को साथियों हम क्या कह सकते हैं? 1/2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है साथियों? तो 5 है, तो यहाँ पर साथियों 5x आ जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद 25 पैसे को साथियों किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका क्या साथियों अनुपात है? 6x है, तो 6x यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है? 2, तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है? 2x है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ने पे कितना आता है? 42 आता है, तो यहाँ पर साथियों 42 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 5x एकम 5x हो जाएगा, 5x एकम 5x हमने यहाँ पर लिख लिया। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? ये तो कट ही जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और आपका 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3x/2 आ जाएगा। 3x बटे कितना आ जाएगा? 3x/2 आ जाएगा, प्लस आपका कितना आ जाएगा साथियों? 2x आ जाएगा, बराबर आपका 42 आ जाएगा। अब अगर बात करें 2 नीचे है, 2 नीचे है साथियों, एक बार इसको हम लिख लेंगे 2 और 5x 3x कितना हो जाएगा साथियों? 8x हो जाएगा, प्लस आपका 2x हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बात करें बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 42 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसकी गुणा इससे यानी कि 8x हो जाएगा और 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा साथियों? 8x हो जाएगा, प्लस आपका 4x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो अगर बात करें 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा साथियों? 12x हो जाएगा। 12x बराबर क्या हो जाएगा? 2 की गुणा 42 से होगी तो साथियों 84 हो जाएगा। तो अब x बराबर कितना निकलेगा? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो x बराबर साथियों 7 यहाँ पर निकलेगा। अब पूछा ये जा रहा था साथियों कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 6 है, यानी कि 6x है। अब 6x का मान आपको निकालना है, x की वैल्यू 7 है, तो यानी कि 6 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों? 42 हो जाएगा, और 42 साथियों ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। a अनुपात b का अनुपात कितना है? 2:3 है। b अनुपात c कितना है? तो 4:5 है, तथा c अनुपात d कितना है? 6:7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात d क्या होगा? देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर a अनुपात d आपसे ना पूछा जाता, आपसे पूछा जाता a
अनुपात बी अनुपात सी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। ए अनुपात बी कितना है वो लिखते हैं सबसे पहले, 2:3 है साथियों, और बी अनुपात सी कितना है 4:5 है। इसको कैसे करते, इसकी गुणा 2 की गुणा 4 से करते, 4 की गुणा 3 से करते और 3 की गुणा 5 से करते, क्या निकल आता साथियों, आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकल आता। 2 की गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8 आपके, ये 1 निकल गया। 4 तियां आपका कितने होते हैं 12, ये आपका बी निकल गया। 3 पंजे कितने होते हैं 15 होते हैं, ये आपका सी निकल गया। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछता तो 8 12 15 हो जाता, लेकिन अब हमें क्या निकालना है साथियों, अब हमें साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। और जब ये निकल जाएगा तो हम ए का मान और डी का मान ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये 8 12 और 15 यहाँ पर साथियों आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी अनुपात डी का मान, यानी कि 6:7 का मान, 6:7 का मान। अब हमें निकालना क्या है साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। अगर आप 8 की गुणा 6 से कराओगे तो ए निकलेगा, 12 की गुणा 6 से कराओगे तो बी निकलेगा, 15 की गुणा 6 से कराओगे तो सी निकलेगा, और 15 की गुणा फिर 7 से कराओगे तो डी निकलेगा। तो 8 छंग कितने होते हैं साथियों, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48 होते हैं। तो 8 छंग 48 हो गए आपके, 12 छंग आपके 72 होते हैं साथियों, ठीक है ना। तो 72 यहाँ पर आ जाएगा। 15 छक्का 90 होते हैं और 15 सत्ते 105 होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हमें ए और डी चाहिए ना, तो ए तो आपका ये हो जाएगा, डी आपका ये हो जाएगा। तो 48 और क्या आ गया 105 आ गया। इसको साथियों कट कर लो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात डी साथियों कितना निकला, 16:35 निकला। क्या साथियों ऑप्शन में है 16:35? तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि अगर 0.02 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम मान लेते हैं साथियों x है, चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही मानते हैं। अगर मान लीजिए साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिशत लगाए ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 100 होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4% लिखा होता तो 4/100 होता, 5% लिखा होता तो 5/100 होता। इतना तो आपको मालूम होगा। तो हमने लिख लिया 0, क्या लिख लिया साथियों 0 पॉइंट, हमने लिख लिया 0.0, ठीक है 0.02 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों 100 आ जाएगा। अब इस 100 की गुणा इससे होगी ना, तो साथियों क्या हो जाएगा 100 गुणा 0.02 बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यानी कि इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका सामने आ जाएगा। आपने देखा होगा 2 नंबर है यहाँ पर, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट अगर हटाएंगे नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 100 नीचे है 100 ऊपर है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साथियों 2 आपका ऊपर बचेगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आया साथियों 2 आया, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहन ने 20 मेज 12,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। इन्हें बेचने पर 4 मेजों के क्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए मोहन ने जब 20 मेज 12,000 रुपए में खरीदी, अगर बात करें एक मेज का क्रय मूल्य कितना होता है, एक मेज कितने की पड़ी ये हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो एक मेज उसको साथियों 600 रुपए की पड़ी। एक मेज का मूल्य कितना है साथियों 600 है। अब इसमें कहा गया है कि 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अगर इसकी गुणा 4 मेजों का मूल्य कितना हो गया, 4 मेजों का मूल्य साथियों 6 चौक 24 यानी कि 2400 हो गया। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 2400 का प्रॉफिट हुआ है। खरीदी कितनी 20 मेजें उसने खरीदी हैं साथियों 12,000 की, उसमें प्रॉफिट 4 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी कि 2400 का तो उसको फायदा हो गया, तो 2400 का उसको फायदा हो गया। यानी कि टोटल कितने की हो गई, तो 12,000 और 2400 13,000, 24,000 13,000, 14,000 14,400 की साथियों ये हो गई। यानी कि अगर वो 20 मेजों को बेचेगा ना साथियों तो कितने का बेचेगा 14,400 को बेचेगा। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना, अगर 20 मेजों को बेचे तो कितने का बेचेगा 14,400 को बेचेगा। ये तो साथियों कट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 14,400 रुपए की वो सारी क्या होगी मेजें होंगी। अब प्रत्येक मेज यानी कि एक मेज का विक्रय मूल्य पूछा गया है। 20 मेजें थी साथियों, तो 20 मेजें यानी कि टोटल मेजें इतने की बेची प्रॉफिट के साथ, और 20 मेजें थी तो साथियों एक मेज का दाम क्या होगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 यानी कि 720 होगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है। चलिए
एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की है तो उसका कितना मूल्य रखेंगे, 140 रुपए उसका अंकित करेंगे, ठीक है। तथा अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, 140 है मान लेते हैं। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देते हैं तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। 100 रुपए की चीज है, उस पर 140 रुपए लिख दिए। अब इस पर साथियों 25% की छूट दे देते हैं। यानी कि जब 25% की छूट देंगे तो कितने रुपए की वो पड़ेगी, तो साथियों 75% पर वो जाएगी। या तो ऐसे निकालो, 140 का 25% निकालो और निकालने के बाद जो आए उसको 140 में से घटाओ, ठीक है। या आप ऐसे करो, डायरेक्ट 75% ही निकाल लो। तो ये साथियों 3 हो जाएगा 25 से, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 एकम 4 की बात करें, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो 35 तियां कितना आएगा, 105 आएगा। तो कहा जा सकता है साथियों वो चीज 100 रुपए की थी और हुई कितने की, 105 की हुई। तो जाहिर सी बात है साथियों कितना लाभ मिला उसको, 5% का लाभ मिला। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं, देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से, यानी कि उसका क्रय मूल्य तो 100 रुपए था और अंकित क्रय मूल्य से कितने रुपए 40% एक्स्ट्रा कर देता है, यानी कि 140 लिख देता है। अब इस 140 मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज 100 रुपए की है, उस पर 25% को आपको डिस्काउंट दे दिया गया, तो वो कितने की पड़ेगी साथियों, वो 75 रुपए की ही तो पड़ेगी, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 200 रुपए की कोई चीज है, अब इस पर साथियों 25% की आपको छूट दी गई, तो कह सकते हैं 75% में ये आपको पड़ेगी, ठीक है। 25% की छूट देंगे तो नॉर्मली आपको वो 150 रुपए की पड़ेगी, लेकिन ऐसे करोगे तब भी 150 ही आएगा। 25 तियां 75, 25 चौक आपके 100। अगर बात करें साथियों, 4 पंजे आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, यानी कि 50 तियां आपके कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, बात वही आ जाएगी। तो अगर बात करें साथियों इसका 75% कितना होगा, ये मैंने आपको बताया था, 75 तियां 25 तियां आपका 75, आपका चौक आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा साथियों, और 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 25 तियां कितने होते हैं, 105 होते हैं। यानी कि साथियों 100 रुपए ली थी, 105 में दी जा रही है, तो आंसर आपका जाएगा 5% का साथियों उसको लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ये साथियों आप लोगों ने देखे। अगर बात करें 105 क्वेश्चन साथियों आपने देखे, जिसमें से पूरे क्वेश्चन आपने हिंदी के देखे थे, सामान्य ज्ञान के देखे, कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन मैथ के देखे और रीजनिंग के देखे। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को साथियों इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, उसमें कुछ मॉडल पेपर है। मेरा मानना है उन मॉडल पेपर को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो तैयारी में आपकी साथियों 4 चांद लग जाएंगे और सिलेक्शन की राह आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।